हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट कोड 402 सीबीएसई की यूनिट 4th एंटरप्रेन्योर स्किल और उसके चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में है। इससे पहले कि हम चैप्टर के अंदर आगे डीप में जाएं, हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो मेन टर्म हमारे पास है वो है एंटरप्रेन्योर। कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और ये चीज़ कहाँ से एग्जिस्टेंस में आती है। तो जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम पर आपके पास दो तरह की अपॉर्चुनिटीज ही होती हैं। सबसे पहली है कि आप एक जॉब करें और आपके पास अर्निंग का एक जो है वो मेथड बने। दूसरा है आपके पास कि आप खुद का बिजनेस सेटअप करें। तो जो दूसरी चॉइस हम लेते हैं खुद का बिजनेस सेटअप करने की, तो वहां पर हमारे पास टर्म आती है एंटरप्रेन्योर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि हु इज एंटरप्रेन्योर। कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, किसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। कोई भी एक पर्सन जो इन चार चीजों के अंदर, चार तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है। जैसे सबसे पहले है टेक्स इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो भी बिजनेस शुरू करता है। दूसरा, बियर्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, उस बिजनेस के अंदर वो पैसे लगाने का जो रिस्क है वो उठाता है। ठीक है। तीसरा है मैनेज द एक्सपेंसेस डेब्ट्स, एक्सपेंसेस और डेब्ट्स को हैंडल करता है। और चौथा है कि टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन बिजनेस। अब मैं इनको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं और हमारे आसपास किस तरह के और कौन कौन से एंटरप्रेन्योर हमारे आसपास होते हैं, ये आप एक बार देखें। तो हमारे आसपास जो एंटरप्रेन्योर हैं उनमें वेजिटेबल फ्रूट वेंडर आ जाते हैं, केमिस्ट शॉप आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाते हैं। ठीक है। एंड देन शॉपकीपर हैं, इलेक्ट्रिकल गुड प्रोवाइडर। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़े एग्जांपल प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर दिए हुए हैं। तो खैर, अब एक केमिस्ट शॉप या एक इलेक्ट्रिकल गुड प्रोवाइडर किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर है, वो हम ऊपर जो दी गई चार हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ इसको जो है वो लिंक अप करके देखेंगे। एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गुड प्रोवाइडर का। तो इलेक्ट्रिकल गुड प्रोवाइडर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे वायर्स होगी। ठीक है। लाइटिंग के जो मटेरियल आ गए, जैसे फैन हो गया। ठीक है। स्विचेज आ गई, ये चीज़ें आ गई। तो जब आप ऐसी कोई शॉप बनाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले ही मतलब वहाँ पे प्रोवाइडर हैं। हो सकता है ऑलरेडी वहाँ पे 10 प्रोवाइडर हों। और एक भी जैसे वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाली बात होती है कि जो ऑलरेडी ब्रांड स्टेटस है इसको कह सकते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक शॉप पिछले 4 साल से चल रही है, उसका प्रॉफिट और जो एक आज बनेगी शॉप, उसका प्रॉफिट कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। इट डिपेंड्स बाय द वे। लेकिन वो इक्विवेलेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस जो शॉप ऑलरेडी वहां पे है उसके पास कस्टमर ऑलरेडी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो नया आपने अभी जो एक आप इसको कहें शॉप बनाई है इलेक्ट्रिकल्स की, तो उसके साथ कस्टमर जुड़ने में भी टाइम लगेगा। तो अभी ये चार चीज़ें कैसे से जुड़ती हैं। सबसे पहले है टेक्स इनिशिएटिव। तो आप जब वो शॉप बनाएंगे तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो पहला पॉइंट आपका हो जाता है यहाँ पे। दूसरा है कि बी एस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। आप उस दुकान के ऊपर पैसे लगाने से पहले एक बार ये सोचेंगे भी यार पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि चार दुकानें तो पहले ही वहाँ पे हैं, तो मैं पांचवी खोल दूँ तो मेरे पास तो कस्टमर आएगा नहीं, क्योंकि सारे कस्टमर तो पहले ही वहाँ पे जुड़े हुए हैं दूसरी दुकानों के साथ। तो आपको वो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तीसरा है एक्सपेंसेस और डेब्ट्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। जो आप शॉप बना रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट लेके आएंगे, ठीक है, उस पर जो एक्सपेंसेस होंगे, जो आपका बिजली का बिल आएगा। ठीक है। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फिर हो सकता है आपने जो शॉप बनानी है वो आप बैंक से लोन लेके बनाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। और एट द एंड है आपके पास टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो आपने वो बिजनेस शुरू किया है, उसमें चाहे आप सक्सेसफुल हों या फेल हो जाते हैं, आपकी वो शॉप चल जाती है या नहीं चलती, तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी होगी। ठीक है। तो ये चार चीजें अगर एक साथ कोई एक पर्सन करता है, इनको हैंडल करता है, और अभी मैं खैर एक पर्सन कह रहा हूँ कि आगे ये पॉइंट बदल जाएगा। तो जो पर्सन इसको हैंडल करेगा, दैट पर्सन विल बी नोन एज एंटरप्रेन्योर। आप उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि हमारे आसपास
मतलब अभी ये सोचना कि यार जॉब करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी है ना, कि मनी तो आएगी आपके पास, अर्निंग तो आपकी रहेगी प्रॉपर, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत वास्ट फील्ड है आगे। और हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा जो इनकम है वो आपको मिलेगी, और सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं और जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है मैडम सीजे वॉकर, तो जिन्होंने द वॉकर कंपनी बनाई थी अराउंड 1910 के आसपास कंपनी बनाई थी। कॉस्मेटिक कंपनी थी एक, जो प्रोडक्ट्स को सेल करती थी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को सेल करती थी। उसके बाद है इनका नाम तो तकरीबन सभी जानते ही होंगे, सर कॉर्नल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी चेन बनाई है, और कुछ 100 समथिंग डॉलर से शुरू करके वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी चेन जो है रेस्टोरेंट्स की, वो इन्होंने क्रिएट कर दी थी। तो उसके बाद है वॉलमार्ट के फाउंडर सर सैमुअल मूर। उसके बाद है द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस, द फाउंडर ऑफ अमेजोन। देन एलन मस्क, द फाउंडर ऑफ टेस्ला, स्पेस एक्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स, जिन्होंने बैंकरप्सी जैसी कंडीशन तक पहुंचने के बावजूद भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उसके बाद है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी कुछ 300 समथिंग डॉलर की जो है कि इन्वेस्टमेंट से। तो उसके बाद है हमारे पास सर रिचर्ड ब्रांसन, जिन्होंने वर्जिन ग्रुप बनाया। तो फिर है स्टीव जॉब्स, जिन्होंने जो कोई को फाउंडर थे एप्पल कॉरपोरेशन के। तो अब इन सब लोगों में एक चीज जो है वो सिमिलर है, दीज ऑल पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम अमाउंट से शुरू करके और वर्ल्ड के लीडिंग जो हम कहते हैं कि बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए। इसके बगैर और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उसमें आ जाते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, ठीक है, उन्होंने एक रिलायंस का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आज रिलायंस कंपनी का जो एक वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी जब ये शुरू की गई तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरू की गई थी। एचपी है, ह्यूलेट पैकर्ड है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाई हैं। उसके बाद आता है आपके पास के टाइप ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस किस तरह का बिजनेस होता है जो जो शुरू कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आप पे करते हैं, यानी एज अ कस्टमर, और जो बिजनेस ऑपरेटर है वो आपसे मनी लेता है, आपसे पे करवाता है, लेकिन वो आपको एक्सचेंज में, उसके बदले में आपको कुछ फिजिकल चीज नहीं देता। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। आप किसी शॉप पे जाते हैं, जैसे अभी आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, आप एक परफ्यूम बाय करते हैं, तो आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वहाँ पे, वो जो बिजनेस चला रहा है, वो आपको मनी के एक्सचेंज में आपको कुछ फिजिकल स्टफ देता है। लेकिन सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्कूल है, ठीक है, जैसे एडवोकेट की एक जॉब होती है, तो वो सर्विस से रिलेटेड होती है। सर्विस से रिलेटेड होने का मीनिंग कि वो आपको फिजिकली कुछ नहीं दे रहा, तो उसका बिजनेस क्या है, वो एक सर्विस बिजनेस है। तो सेकंड हमारे पास आता है मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज बिजनेस होता है जिसमें आप बल्क में या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बाय करते हैं, बहुत लो रेट पे, बहुत लो प्राइस पे आप बाय करते हैं, और जब वो उसको बेच रहे हैं तो आप उसको रिटेल में बेचेंगे, और रिटेल में उसको आप हाई प्राइस पे बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोसरी स्टोर है, केमिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे केमिस्ट की बात हम करते हैं, जब वो वहां से वो जब दवाइयाँ परचेज करके लेके आते हैं तो वो उसको बल्क में परचेज करते हैं, यानी वो क्या करते हैं कि 100 पैकेट, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने किसी मेडिसिन के बाय किए, तो एक पैकेट का जो प्राइस है वो 100 था, ठीक है, लेकिन जब वो उसको बेचेंगे तो वो एक पैकेट को 100 का नहीं बेचेंगे, तो उसको 1 बाय 1 बेचेंगे। तो एक कस्टमर को वो एक साथ 100 पैकेट नहीं दे देंगे। वो क्या करेंगे, एक कस्टमर को एक पैकेट दिया, किसी कस्टमर को 2 पैकेट दे दिए, लेकिन उस टाइम पर वो प्राइस 100 नहीं लेंगे, हो सकता है उसका डबल प्राइस लें, वो 200 प्राइस लें। 100 पे बाय करके 200 पे बेचेंगे। उसमें उन्होंने बल्क में परचेज किया और उसको किस में बेचा, रिटेल में बेच दिया, यानी होलसेल में परचेज करके रिटेल में बेच दिया। तो ये था मर्चेंडाइज। तीसरा बिजनेस आता है हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसमें आपको चीज बना के बेचते हैं, रॉ मटेरियल आपके पास आएगा, तो आप उस रॉ मटेरियल को जो है वो एक प्योरीफाई करके आप उसको आगे सेल करते हैं।
अगर उसको उससे कुछ चीज बनाते हैं, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, रॉ में क्या करते हैं, वुड लेके आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर उसका कुछ प्रोडक्ट बना के आके बेचते हैं। टेक्सटाइल कंपनी जाके मतलब कॉटन परचेज करते हैं, उसे मतलब एक शर्ट्स बना देना, जो है डेनिम जीन वगैरह बना के उसको बेचना, ठीक है। तो मोटर कार कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं चीज़ों की, रॉ मटेरियल बाय करते हैं, उससे क्या कर देते हैं, आगे मैन्युफैक्चर करके आगे बेच देते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में हाइब्रिड बिजनेस। तो हाइब्रिड बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसके अंदर आप ये नहीं बता सकते कि ये बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये सर्विस का है, ये मर्चेंडाइज का है, या ये मैन्युफैक्चरिंग का है। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी जो कोलैबोरेशन होगा, कोई भी दो या फिर तीन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक रेस्टोरेंट, तो भी रेस्टोरेंट क्या करता है, रेस्टोरेंट मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उससे वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद दूसरा है कि वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा साथ में। आप वहां पे जाते हैं, आप पे करते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, ठीक है, तो आप फिजिकली कुछ लेके नहीं आए साथ में, तो वो आपको सर्विस भी दे रहे हैं। या फिर इसको अगर हम ई कॉमर्स में जोड़ दें, तो ई कॉमर्स भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं चीज़ों को कम प्राइस पे, ठीक है, तो उसको आगे बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, उसको हायर प्राइस पे बेचते हैं वो। और ये तो हो गया मर्चेंडाइज। और वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ बेच नहीं रहे, बल्कि वो आपके घर तक पहुंचा के जा रहे हैं उसको, तो वो सर्विस बिजनेस भी आ गया उसमें। अब वो उसमें लेते हैं ना, वो चार्जेस होते हैं उसके, डिलीवरी चार्जेस। तो अब डिलीवरी के मतलब में प्रोडक्ट के तो अपने प्राइस पे कर दिया, लेकिन डिलीवरी के लिए तो अलग से पे करना पड़ता है। तो डिलीवरी क्या है, सर्विस बिजनेस है। आप प्रोडक्ट को दे के आ रहे हैं किसी को, तो मर्चेंडाइज प्लस सर्विस हो गया, तो वो क्या है, हाइब्रिड बिजनेस है। तो उसके बाद है हमारे पास कि बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, तो बिजनेस की ओनरशिप किस किस तरह की हो सकती है, बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल कैसा होगा। तो हमारे पास चार तरह की बिजनेस ओनरशिप होती हैं, जिसमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही पर्सन पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, यानी एक ही पर्सन का कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि सिंगल ओनरशिप है, एक ही पर्सन सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसी का ही। क्योंकि अगर आपने अकेले ने खुद ने बिजनेस शुरू किया है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो जनरल सी बात है, अगर उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो पर्सनली आपको होगा, उसमें आप किसी को शेयर नहीं होगा। शेयर कैसे नहीं होगा, वो मैं आगे इसके टाइप आएंगे तो बताता हूँ। लेट्स लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज में कम होती है, क्यों, क्योंकि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से, तो बिजनेस और आप एक ही माने जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके पास मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए, दो पर्सन मिलके एक बिजनेस बना खड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो क्या होगा, 50-50% दोनों का, या जितने परसेंट उन्होंने कैपिटल में मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर रखा है। पार्टनरशिप में जैसे दो लोग हैं, एक ने 70% डाल रखे हैं, एक ने 30% उसमें जो है वो कर रखे हैं, जो उसमें और भी से पैसे लगाए थे। तो उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया पार्टनरशिप में, तो अभी उसमें जो लॉस होगा या जो प्रॉफिट होगा, वो भी इन दोनों के पास एक बराबर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, जैसे आपको 10 लाख का नुकसान हो जाता है, तो वो 10 लाख आपको पे करने ही पड़ेंगे पूरी तरह से। आप अगर दो पर्सन है, तीन पर्सन है, तो वो तीनों पर्सन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो 10 के 10 लाख पे करने के लिए। इसका मेन जो मीनिंग है वो क्या है, वो इसे आगे जो दो टाइप और आएंगे उनमें क्लियर होगा। तो इसमें होता है कि प्रॉफिट प्राइमरी है, सर्विस सेकेंडरी है। किसी को सर्विस मिले ना मिले, लेकिन आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसमें है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएग्रीमेंट एंड फ्रिक्शन। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि अगर आपके पास चार पार्टनर हैं, पांच पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर भी छोड़ना चाहे बिजनेस को, तो वो पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो जाती है। तो आपको वो पार्टनरशिप दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, जो बाकी चार रह जाते हैं। या आप किसी नए पर्सन को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप पार्टनरशिप से कोई दूसरे टाइप का बिजनेस बना सकते हैं, जैसे आप कॉर्पोरेशन जो भी आगे आएंगे तो वो बना सकते हैं। तो उसके बाद है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 1 करोड़ 1 करोड़ आपको जो मनी है, वो रुपीज, वो जो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 लाख। तो आपको बाकी के 50 लाख अरेंज करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 50 लाख इन्वेस्ट करके
बाकी जो 50 लाख होगा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 लाख हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, वो 50 पार्ट्स आप सेल के लिए मतलब भेज देंगे, यानी उसको अलग अलग लोग परचेज कर लेते हैं। जैसे एक पार्ट मैंने परचेज कर लिया, एक पार्ट किसी दूसरे पर्सन ने, यानी अपने 50 पार्ट्स अलग अलग लोगों को बेच दिए। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मीनिंग है अगर कल को कोई नुकसान हो जाता है, कॉरपोरेशन के अंदर उस कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है, तो इवन मैं उसका 50% का मतलब ओनर हूँ एक तरह से, तो मैं उसके अंदर सिर्फ 50% ही जो लॉस है वो पे करूंगा। आपने उसका 1% बाय कर रखा है, हमने 50% के 50 पार्ट्स किए थे, तो 1% का एक पार्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं कि स्टॉक्स या शेयर मार्केट जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपने एक शेयर खरीद रखा है, तो उसकी जो प्राइस 1 लाख था, तो 1 लाख के अंदर अगर 50% लॉस होता है, तो 1 लाख जो आपने उसमें मनी जो इन्वेस्ट कर रखी थी उसमें 50% लॉस का मीनिंग है अब आपको उसमें 50,000 पे करने हैं एक्स्ट्रा। तो वो 50% आप सिर्फ 1 लाख का ही पे करेंगे, ना कि पूरी मनी का। पार्टनरशिप में क्या था, अभी अगर 10 लाख का लॉस हो जाता है, 20 लाख का लॉस हो जाता है, तो अगर आपने दो लोगों ने मिलकर बनाई है, तो आप दोनों लोग पूरे के पूरे 20 लाख पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर कॉर्पोरेशन में ऐसा होता है कि दो लोग हैं, तो कॉर्पोरेशन में दो लोगों के होने का मीनिंग है कि एक पर्सन सिर्फ 20 लाख में से 10 लाख ही पे करेगा, उसको बाकी के 10 लाख की टेंशन नहीं है। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का यही मीनिंग था कि आपने जितना आपका हिस्सा है उसमें कंपनी में, आप उतना ही लॉस पे करेंगे, उससे एक्स्ट्रा लॉस आपको पे नहीं करना है। उसके बाद है ह्यूज कैपिटल। ह्यूज कैपिटल आपको इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। शेयर होल्डर मतलब आपको शेयर होल्डर चाहिए जो आपके शेयर खरीदें। ठीक है, उसके बाद है आपके कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है, छोटी छोटी सोसाइटीज होती हैं जो मिनिमम 10 मेंबर से शुरू होती हैं। तो ये सर्विस के लिए होती हैं। सर्विस मतलब जैसे कम्युनिटी में कोई सर्विस प्रोवाइड करना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लब्स बने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या सीन होता है कि वो अगर उस व्हाट वी से वो जो एक सोसाइटी बनी है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी हुई है, तो उस सोसाइटी के अगर 50 मेंबर हैं, तो वो 50 मेंबर क्या करते हैं कि एक दूसरे को सर्विस देते हैं। एक दूसरे को सर्विस कैसे, उन 50 में से अगर किसी की एक शॉप है लेकिन उसके पास कस्टमर्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो बाकी हैं वो उसका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा, बाकी को प्रोडक्ट मिल जाएगा और उसको क्या मिल जाएगी, इन जो है उसको अर्निंग हो जाएगी बस। तो वो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसके लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट उसका है वो सिर्फ सोसाइटी में बेचेगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाहर नहीं बेच सकता, वो बाहर भी बेचेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही रखेगा, तो वहां से उसको प्रॉफिट, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ज्यादा नहीं। क्योंकि वो बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें पहले सर्विस देखी जाती है, प्रॉफिट हो चाहे ना वो बात की बात है। क्योंकि ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट होती है, यानी इसमें आप प्रॉफिट नहीं देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप क्या देखेंगे, सर्विस देखेंगे। लाइबिलिटीज लिमिटेड है। लाइबिलिटीज लिमिटेड कैसे है, अगर किसी तरह का कुछ नुकसान हो जाता है और अगर 50 मेंबर हैं और एक मेंबर ने 1000 रुपीज लगा रखे हैं, तो वो उस 1000 के अंदर जितना उसका शेयर बनता है उतने का ही वो जो है वो पे करने के लिए लायबल है उसमें। और मिनिमम इसमें जो हमारे पास है 10 मेंबर होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, हमारे जो कॉमन एंटरप्रेन्योर कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने किया कि बिजनेस जो आप शुरू करते हैं उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस कैसे कैसे होते हैं, ये हमने कर लिया, 4 तरह के थे। फिर लास्ट में हमारा ये जो टॉपिक था दैट वाज टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।